जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अब वहां पर हालात बेहतर से और बेहतर होते जा रहे हैं और इस बीच मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ए.के. भल्ला की सदारत में आज एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर मंसूबाबंदी को लेकर चर्चा हुई, साथ ही रियासत के हालात और अमनो अमान को लेकर चर्चा हुई। वहीं 370 हटने के बाद आज वजारत अक़लियती उमूर की टीम कश्मीर पहुंची है। वजारत के सेक्रेटरी की क़यादत में यह टीम कश्मीर में वहां के अलग अलग इलाकों का दौरा करेगी और वजारत की स्कीम्स के इंप्लीमेंट को लेकर के बात करेगी, काम शुरू करेगी। वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कल खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। जरा के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों की तरक्की का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हो सकता है कि कल मोदी हुकूमत जे.एंड.के के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान करे। साथ ही तय हुआ है कि दहशतगर्दी के पूरे खात्मे के साथ साथ वजारत बराए अक़लियती फलाह बहबूद की टीम मंसूबों की कमान संभालेगी। निर्मला सीतारमण की टीम जो है वजारत जो उनकी है, उनकी वजारत और उनकी टीम इन्वेस्टर समिट का काम देखेगी। ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे लाएं इस पर फोकस होगा। तो सयाहत के फरोग के लिए दिन रात काम होगा। कश्मीर की सयाहत को आलमी सतह पर मकबूल करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। एनएसए अजीत डोभाल सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद रहेंगे। मतलब ये मोदी मंत्रा या मोदी नीति यहां पर काम करेगी और हर पहलू को ख्याल में रखते हुए कश्मीर की तरक्की पर काम होगा और बहुत तेजी से काम होगा। हो सकता है कि अगले 50 दिनों में, 100 दिनों में या 30 सितंबर तक आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस वहां पर देखने के लिए मिले और उसके बाद लगातार काम का सिलसिला चलता रहेगा। एकाएक चीजें बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जो वो दुनिया में कर रहा था, मुंह की खा चुका है। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ है। इमरान खान कहते हैं न्यूक्लियर वॉर कर लेंगे। कल उन्होंने अपने मुल्क को खिताब करते हुए बात कही थी और साथ में उन्होंने मुस्लिम कार्ड भी खेल दिया है जो कि पाकिस्तान का बेस है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से जब धन वर्षा होगी, जब यहां से पैसों की बारिश होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी में एक नया चेंज आएगा, उनकी तरक्की होगी, उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, उनके बच्चों की नौकरियां लगेंगी, वो खुशहाल होंगे, सयाहत को फरोग मिलेगा, पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो कार्ड पाकिस्तान मुस्लिम खेल रहा है ये भी फीका पड़ता चला जाएगा और इस जज्बाती कार्ड से कैसे निपटा जाए उसकी भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। इस पर हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। आज का पहला सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर रियासत के लिए बड़े पैकेज का ऐलान होगा? यह हमारे जराए बता रहे हैं। हो सकता है कि कल तक आपको बड़ी खबर सुनने के लिए मिल जाए। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा सवाल, दरअसल दूसरा सवाल नहीं है, विषय है, मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क भी उसमें नहीं लगाया है। वजारत अक़लियती उमूर के मंसूबाबंदी के चलते घाटी के लोगों की जिंदगी में क्या नई रोशनी आएगी? इसमें आप क्या भी ना लगाएं तो कहें कि लोगों की जिंदगी में लाई जाएगी नई रोशनी। ये एक विषय है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कैसे। तीसरा, क्या मोदी की धनवर्षा से बदलेगा कश्मीर? इस पर भी बात होगी। चौथा सवाल, कश्मीर में अमन कांग्रेस को दमन क्यों लगता है? कश्मीर में अमन कांग्रेस को दमन क्यों लगता है? इसीलिए क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब का भी हेडलाइंस में आपने सुना, कह रहे हैं कि सेब सड़ रहा है और इल्जाम ये लग रहा है कि आतंकवादी चाह रहे हैं, दहशतगर्द चाह रहे हैं कि सेब का एक भी ट्रक कश्मीर से बाहर न जाए ताकि पैगाम जाए कि कश्मीर का व्यापार ठप होने जा रहा है। सेब कश्मीर में रखे रखे सड़ गया भारत सरकार की नीतियों की वजह से, भारत सरकार के कदम की वजह से। ठीक उसी वक्त गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि कश्मीर का सेब सड़ रहा है। तो क्या ये संयोग है या इसके पीछे कोई हिकमत अमली है? क्या है? कांग्रेस को साफ करना होगा। पांचवा सवाल, क्या नमो नीति से चमके कश्मीर को देखकर मकबूजा कश्मीर के लोग भी अब राग़िब होंगे? ये एक अहम सवाल है जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर अब चमकने जा रहा है तो मकबूजा कश्मीर के लोग जो कि बेहाल हैं, जो कि दुखी हैं, पाकिस्तानी फौज के रोज मजालिम सह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ राग़िब होंगे। जब देखेंगे पैसा आएगा लोगों के पास, उनकी जिंदगियां चकाचौंध से भरी होगी, खुशहाल होंगी, उनकी जिंदगी में बेहतरी ही बेहतरी होगी, अच्छे अस्पताल होंगे, एम्स होंगे, सड़कें होंगी। बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम तैयार किया है जिस पर अभी हम बात करेंगे। तो कैसे मकबूजा कश्मीर के लोग राग़िब होंगे इस पर भी हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, उनका भी मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई मिनिस्टर्स कैबिनेट के इस काम को देख रहे हैं। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। आगे आने वाले दिनों में आपको पता चलता जाएगा कि होना क्या क्या है, लेकिन कुछ हिंट हम यहां से देंगे और समझने की
कोशिश करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2017 को लाल किले की फसील से कहा था कि गाली गोली से नहीं, कश्मीरियों को गले लगाकर हम समस्या को सुलझाएंगे। वही वक्त अब आ गया है। 370 को हटाने के बाद अब लोगों को गले लगाना है, उनको समझना है और उनकी फलाह बहबूद के लिए इतना करना है कि उन्हें लगे ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं हुआ। यह भी एक सच्चाई है, हम सभी जानते हैं कि पिछले 16 सालों में 1.25 लाख करोड़ की ग्रांट कश्मीर को दी जा चुकी है और इस सेंट्रल ग्रांट का 10% जो है सीधे कश्मीर में जाता था और एक कश्मीरी पर एक साल में 91,000 रुपया खर्चा करती थी मरकजी हुकूमत, जबकि यूपी बिहार के लोगों पर 4300 रुपए खर्चा करती है, मध्य प्रदेश के लोगों पर, राजस्थान के लोगों पर एक व्यक्ति पर, जबकि कश्मीर के एक व्यक्ति पर 91,000। तो ये तो हो रहा था, ऐसा नहीं कि पहले पीछे रखा गया था, लेकिन 370 हटने के बाद और खुशहाली के लिए हिंदुस्तान कोशिश करेगा अपनी मजबूत और खुशहाल रियासत को और बेहतर बनाने के लिए। आइए इस पर बात करते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। सुबुही खान साहिबा को मैंने अपने साथ जोड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सियासी तज्जियाकार हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। राष्ट्रवादी विचारों के लिए पूरे देश में मशहूर है। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और साथ में मरकजी हुकूमत में HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं और उनकी जो अलग अलग मुल्कों के दूतावास के साथ संपर्क बनाने और भारतीय संस्कृति का आदान प्रदान करने की कमेटी है, उसका भी प्रभार दिख रहा है। सैयद यासिर जिलानी साहब खैर मकदम है। अनिल मिश्रा जी को मैंने अपने साथ जोड़ा है, सीनियर सहाफी हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, अपनी आलोचनाओं के लिए, तंज के लिए जाने जाते हैं। साथ में संजीव श्रीवास्तव जी को भी हमने अपने साथ रखा है, साफी हैं और एक बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं। खैर मकदम है आपका, स्वागत है आपका। तो आइए आगाज करते हैं इस बातचीत का। सबसे पहले मैं सुबुही आपके पास ही जाना चाहूंगा। ये तमाम मंसूबों पर तो मैं बात करूंगा, ऐसे जिलानी साहब हैं, बाकी लोग भी हैं, बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन इमरान खान जो बार बार अब कह रहे हैं मुसलमान और हिंदू मुसलमान वहां से करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तो बेस ही वही है, उनका तो मुल्क ही इसी आधार पर बना है, लेकिन कश्मीरियों को वो कहां तक बरगला पाएंगे? आपको लगता है कर पाएंगे ऐसा? देखिए इमरान जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब इंसान के पास कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं होती है या उनके पास बोलने के लिए कुछ रैशनल बातें नहीं होती हैं, तो ही वो इस तरह की इमोशनल चार्जअप करने वाली बातें हिंदू मुसलमान करके राजनीति करने की कोशिश करते हैं। जहां तक रही इमरान खान जी की बात, तो देखिए कश्मीरी जो वहां पे इतने सालों से, पिछले 30 सालों में 42,000 आम और बिल्कुल निहत्ता कश्मीरी मारा गया है। ऑलमोस्ट 10,000 हमारे सैनिक JNK में मारे गए हैं। 85,000 कश्मीरी को इन लोगों ने डेजिग्नेटेड पत्थरबाज बना दिया, जो कि डिक्लेयर्ड है कि पत्थरबाज हैं, एज प्रोफेशनल्स दे आर पत्थरबाज। तो वो लोग बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं कि उनके लिए कौन बेहतर है और कौन उनके लिए बेहतरी के लिए नहीं सोचता है। आप कश्मीर को ही देख लें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरियत की क्या हालत है और कश्मीरियों की क्या हालत है, वहां पे कोई कश्मीरी बोलने वाला नहीं बचा है। तो कश्मीरियों को यह भी पता है कि जो एरिया, जो वैली हिंदुस्तान के अंडर उनकी है, उसमें हमारी आर्मी उनका कितना साथ देती है, हमारी गवर्नमेंट उनका कितना साथ देती है, उनको कितनी एड्स दी जाती हैं। और अभी भी ये जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है, उसमें भी गवर्नमेंट ने कितनी सेंसिटिविटी के साथ काम किया है, वो सभी कश्मीरियों को दिखाई दे रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का, ह्यूमन राइट्स का, सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। और जैसे आपने अब बोला कि अब प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं, जो वहां पे मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस एस्पेक्ट्स है, उसको ध्यान में रखते हुए कश्मीर का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब बातें हो रही हैं। तो इमरान खान की इस तरह की हिंदू मुस्लिम राजनीति करने से कोई फर्क इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया का मुसलमान ये भी देख रहा है कि उनकी खुद की कंट्री में मुसलमानों की क्या हालत है। हर जुमे को उनके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। इमरान खान कल कह रहे थे सुबह कि अब हर जुमे को जो है सड़कों पर उतरो कश्मीरी भाई बहनों के लिए, वो अपने मुल्क के लोगों से कह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि उतरे भी तो किस काम के लिए उतरे? आपस में लड़ने के लिए उतरे, फिरकों के आधार पर, वहीं जो कि पाकिस्तान का एक बड़ी पहचान है वहां पर फिरकों की जिस तरह की लड़ाई है, या फिर भीख मांगने के लिए उतरे? जी एग्जैक्टली, जो आपने बात बोली है वही दोनों चीजें वहां पे हो रही हैं। या तो वहां पे लड़ाई लड़ी जा रही है, आतंकवाद हो रहा है, या फिर कटोरा लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया से भीख मांगी जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबकी सपोर्ट हमें मिल रही है, इस्लामिक कंट्रीज की भी सपोर्ट हमें ही मिल रही है। अगर इंडिया में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा होता है या हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट माइनॉरिटीज के साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार या कोई भी पार्शियलिटी कर रही होती, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूं कि पिछले 5 सालों में
6 सिविलियन अवार्ड्स इस्लामिक कंट्रीज से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल चुके हैं। बहरीन से उनको द किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड मिला है। यूएई से उनको जायद सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। पैलेस्टीन से उनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड मिला है। अफगानिस्तान से उनको आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड मिला है। सऊदी अरब से उनको किंग अब्दुल्ला जीज शेष अवार्ड मिला है। तो ये देखिए स्टैटिस्टिक्स, ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स झुटलाए नहीं जा सकते। ये सब चीजें इस बात का गवाह हैं कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, सब लोगों के लिए बिल्कुल एक रूप तौर पे और बिल्कुल एक तत्परता के साथ और नॉन पार्शियलिटी के साथ काम कर रही है। और जो भी हिंदू मुसलमान करने की राजनीति कर रहा है वो सीधा सीधा एक्सपोज हो रहा है, बौखला के ये काम कर रहे हैं। और अब मुसलमान भी उन लोगों की बातों में आने वाले नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। सैयद यासिर जिलानी साहब, गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि कश्मीर को आर्थिक और राजनीतिक रूप से, माली और सियासी तौर पर बर्बाद कर दिया इस हुकूमत ने। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि 5 लाख कश्मीरियों को जब भगाया गया था तब क्या कश्मीर की बर्बादी नहीं हुई थी? और जिस तरह से कल हो सकता है बड़े पैकेज का ऐलान होने जा रहा हो, उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे समझाइए कि गुलाम नबी आजाद की ये बात कितनी सही है, ये इल्जाम कितना सही है? आपकी पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत इस वक्त मरकज में है। देखिए, सबसे पहले मैं पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, जिस तरीके से कल से उनके बयानात आ रहे हैं, और आप अभी जो आपकी रिसर्च टीम है जो स्क्रीन पे दिखा रही है इमरान खान को, और उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक बात जो कही है कि 1.25 अरब दुनिया के जो मुसलमान हैं उनसे उन्होंने अपील करा है, और भारत के मुसलमानों के ऊपर पता नहीं कौन सा कहर इस वक्त बरपा है, उसको लेके उनकी जो संजीदगी के साथ एक सोच है, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने जो भारत के मुसलमान हैं उन्होंने 1947 के बाद जो जिना था उसके 2 नेशन थ्योरी को लात मारा था और उस पर लानत भेजा था, और इस मातृभूमि को अपने माथे से लगाया, चूमा और भारत के अंदर रहे। तो इमरान खान को एक बात क्लियर होना चाहिए कि जो भारत के मुसलमान हैं आपसे बहुत बेहतर हैं, आपसे ज़्यादा वो इस्लामिक तौर तरीक़े को अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जो 5 अरकान इस्लाम ने हमें बताया है उसको हम पूरी संजीदगी के साथ पूरा करते हैं। हम लकुम दीनकुम वलिय दीन को पूरे तरीक़े से नीचे अस्तर तक लेके जाते हैं, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, जिस बाउंड्री में रहते हैं, इस्लाम ने ये कहा उसकी इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, और उस मातृभूमि के लिए जब ज़रूरत पड़े तो आप किसी को हलाक करें या अपने आप को हलाक कर दें। वो सारी चीज़ें भारत के मुसलमान करते हैं जो पाकिस्तान के मुसलमान सोच भी नहीं सकते। तो इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि जो आज भी 70 सालों के बाद जो भारत के मुसलमान वहाँ गए, आज भी मुहाजिर कहलाए जाते हैं, आज भी उनको 2nd ग्रेड सिटीजन का खिताब दिया गया है। वो हमारे साहब ये तो हिंट दीजिए, कल परसों नरसों क्या नया होने वाला है, क्या बड़ा पैकेज आने वाला है, उनकी जिंदगी को बदलने का क्या मंसूबा है कि इमरान खान को तमाचा भी पड़े सीधा, जैसा कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और साथ में अपोजिशन जो आप पर इल्जाम लगा रहा है कि आप लोगों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। गुलाम नबी आजाद को भी आपने सुन लिया। देखिए, गुलाम नबी आजाद हो या राहुल गांधी हो या तमाम विपक्ष के जो लीडर, परसों जो तमाशा आपने देखा था एयरपोर्ट से लेके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेके श्रीनगर के एयरपोर्ट तक जो इन लोगों ने किया है वो हिंदुस्तान ने देखा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना होगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 3 हफ्ते से 4 हफ्ते लगेंगे वहाँ पे माहौल को ठीक होने में। मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसलिए लेके आया क्योंकि एक ऑर्डर, इन्हें अगर लीगल तरीके से बात समझ में नहीं आती है तो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें समझना चाहिए। नहीं तो हमने उसी कश्मीर के अंदर 6 महीने से ज़्यादा हालात बद से बदतर घाटी के अंदर देखे हैं। हमने कश्मीर में ऐसे एहतजाज, ऐसे हड़ताल देखी है कि कश्मीर को एक तरीके से कश्मीर बर्बाद नहीं होता। तब हाँ, वही मैं आ रहा हूँ। तब उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ। खुद उस रियासत जब थी कश्मीर, अब तो यूनियन टेरिटरी है, तो उसके वजीर आला रहे, तब उन्हें कश्मीरी भाइयों का दर्द नहीं हुआ। 370 और 35A के जाने के बाद जो एक कलंक था, पता नहीं अचानक से गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमेशा से दिल्ली में रह के राजनीति करी है, उन्होंने वहाँ के रियासत के वजीर आला भी बने थे जाके वहाँ पे, तो उन्हें कश्मीरियों का तब दर्द एहसास नहीं हुआ। तब भी गरीब कश्मीरी गुलमर्ग, सोनमर्ग से लेके अनंतनाग, बारामूला
और शोपियां, ये सब जो कश्मीर के इलाके हैं, मैं अभी दरास और करगिल पे नहीं आता हूं, जहां बेहद गरीबी है। गरीबी की आलम ये है इमरान साहब कि वहां पे अगर कोई टूरिस्ट नहीं पहुंचता है दिन में एक बार, या जब बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहां खाने के फाके पड़ते हैं। वहां के जो भाई हैं, वहां की जो बहनें हैं, उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। अब आपको मैं आता हूं कि प्रधानमंत्री साहब, या कल जो आपको सोर्सेस से पता चला है कि आखिर कौन सा पैकेज, उमूर की टीम वहां पर मौजूद है, वजारत अखिलती उमूर की जो टीम गई है, उसके ऊपर भी मैं रोशनी डालूंगा। देखिए क्यों ऑफिसर को अभी भेजा गया। ऑफिसर इसलिए गए हैं कि वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो तमाम भारत के मशहूर चैनल्स हैं, उसके पत्रकार, वहां पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी, लेकिन बड़े मारूफ और मशहूर इस वक्त सहाफी घाटी में मौजूद हैं, और घाटी के ग्राउंड रियलिटी की एक एक चीजों से वो वाकिफ हैं। वो समझ रहे हैं कि कौन सी जगह पे, हाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे इन्होंने वर्गलाने की कोशिश करी है। क्यों राहुल गांधी एंड टीम को रोका गया? इनका मकसद है कि वहां पे जो एक तरीके से वहां के माशरे में ये सारा का सारा मैसेज जा रहा है कि कश्मीर अब मेन स्ट्रीम के साथ इन्वॉल्व होना चाहती है। कश्मीर के जो यूथ हैं वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो कश्मीर के युवा जो हैं, वो जो भारत के जितने भी कार्यक्रम हैं, जो चाहे वजारत अखिलती उमूर हो या दूसरे तमाम जो हमारी यहाँ की वजारतें हैं मरकजी हुकूमत की, वो उन्होंने ये तय कर लिया है कि कश्मीर को हम बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। आपकी एक और बात पे मैं आना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने रिसर्च, आपकी टीम ने बताया कि 91,000 रुपीस पर पर्सन कश्मीरी भाइयों के लिए अलॉट है, लेकिन कभी भी आप लोगों ने या तमाम जो सामाजिक कारकुन इस वक्त जिन्हें बहुत दर्द हो रहा है कि शायद बहुत गलत हुआ है, उन्होंने कभी कोशिश करी कि ये 91,000 रुपीस उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी जो हमारा सबसे बड़ा सरकार का मकसद है, वो ट्रांसपेरेंसी है। वजीर दाखिला ने वजीर दाखिला और वजीर आजम की जो एक अहद है इंसानियत को बचाने के लिए, उनका अहद है कि कश्मीरी भाइयों को उन अलगाववादी नेताओं के वर्गलाने, भड़काने और वहां की जो जवानी रही है, वो दहशतगर्दी में मुलविस करके उनके जवानी को जो बर्बाद किया जाता था, पत्थरबाजों को दहशतगर्द बनाने की जो फैक्ट्री लगा रखी थी, उस पे पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से अब विराम लगा दिया जाएगा। अब वहां पे खुशहाली जाएगी, अब वहां पे काम जाएगा, अब वहां पे लोगों को लगेगा कि हम भारत के अहम हिस्से हैं। बिल्कुल, वतन को जानो, रेल, सड़क, नौकरियां, एम्स, यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के लिए 370 हटने के बाद। सुबह ही कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं जा रहा हूं अनिल मिश्रा जी के पास। जी अभी जैसे यासिर भाई ने एक एग्जांपल दिया था कि राहुल गांधी एंड टीम को वहां पे जाने से रोका गया, इसके ऊपर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, एक बीमारी का, एक कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, उसको जो जड़ों तक फैल गई थी, उसको एक बहुत सेंसिटिविटी के साथ और बहुत स्पेशलाइज्ड टीम ने उस बीमारी को एक बॉडी से निकाला है। और वो बॉडी, वो जो कश्मीर है, वो हमारा भी हीलिंग स्टेज में है, वो अभी आईसीयू में है। तो जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है तो उसको कीटाणुओं से, इन्फेक्शन से और बैक्टीरिया से बचाया जाता है। बड़ी मिसाल है। यही रीजन है कि सारे अलगाववादियों को हाउस अरेस्ट पे रखा गया। यही रीजन है कि राहुल गांधी इसको रोका गया, क्योंकि ये जितने भी सो कॉल्ड अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज एंड हुर्रियत्स एंड ये जो न्यू ब्रिगेड है, शैला राशिद एंड टुकड़े टुकड़े गैंग, उमर खालिद, ये लोग इस टाइम पे इन्फेक्शंस है कश्मीर के लिए। वो लोग वहां पे अभी, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है, तो उनको समझने में टाइम लगेगा। जब वो डेवलपमेंट देखेंगे, जब वो देखेंगे कि हमारा कश्मीर डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, नौकरियां बढ़ रही हैं, आतंकवाद खत्म हो रहा है, तो उनको अपने आप पता चल जाएगा कि उनका इलाज हुआ है, वो हील हुए हैं। अभी उनको बैक्टीरिया से दूर रखने के लिए यही सब बहुत बड़ी हिकमत अमली। बिल्कुल अनिल मिश्रा जी, निवेश और जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो लाना है, वो रोड मैप इसको लेकर तैयार है।
इंडस्ट्री बॉडी CII ने अपना एजेंडा पूरा तैयार करके रखा हुआ है, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और ये जो पूरी नमो नीति है, इसको मैं कहना चाहता हूं नमो नीति, इससे आपको क्या लगता है कश्मीर पर कितनी जल्दी कितना बड़ा असर होगा या फिर बहुत लंबा वक्त लगेगा? क्या आप देखते हैं अपनी दूरदर्शिता से, और आप तो लगातार वहां पर काम भी कर चुके हैं, देखा है आपने कश्मीर के हालात को भी आप समझ रहे हैं, हम लोग लगातार बात भी करते रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, बहुत वाजिब प्रश्न है आपका। जिलानी साहब अभी बोले, बहुत अच्छा बोले, सूफी जी बोल रही थी, बहुत अच्छा बोल रही थी। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा हट के देखने की और समझने की चीजें हैं। देखिए अब बात कश्मीर में क्या हुआ, कैसे हुआ, सही था कि गलत था, मोदी जी ने किया या भाजपा सरकार ने किया, विपक्ष विरोध करा, अब बात यहां आके नहीं रुकती है। बात जो होनी थी वो हो गई। अब बात मोदी की इज्जत की दांव नहीं है, अब बात भाजपा की इज्जत की दांव नहीं है, न विपक्ष के विरोध की इज्जत की बात है। देखिए अब जो भी होता है, जैसा अभी आपने कहा, यही थोड़ी सी कमी हमारे भारत में हो जा रही है, जिसका शायद कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमें निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। अब नमो नीति नहीं, अब भाजपा नीति नहीं, अब ये भारत सरकार की नीति है। क्योंकि देखिए जितना तो भारत सरकार की क़यादत कौन कर रहा है? आप बात समझिए, वज़ीर आज़म कर रहा है ना, इसलिए नमो नीति न बोले तो क्या? आपका करना वज़ीर आज़म की दृढ़ इच्छा शक्ति है ना। 370 हटाना क्या कांग्रेस या बाकी सियासी जमातों की बस की थी? देखिए मैं इमरान जी ये कहना चाह रहा था, ठीक है आपका कहना ठीक है, लेकिन अब बात भारत के अंदर तक, हमारा ये इंटरनल लड़ाई अब नहीं रह गई है, उससे हम आगे निकल गए। जब तक ये करें कि ना करें, कैसे करें, ये लड़ाई चल रही थी, ये इंटरनल थी। वहां पे हम नमो नीति और कांग्रेस नीति कर सकते थे, लेकिन अब ये नीति फॉलो हो गई। लेकिन अब सर ये हिंदुस्तान का विपक्ष कहां मान रहा है? आप नहीं देख रहे मैं हैं वही तो कहना किस चाह तरह रहा हूं। की बातें आ रही हैं। और मैं फिर वही सवाल जो मैं यासिर जिलानी से पूछा था आपसे पूछूंगा कि ये जो मेरा इसका कश्मीर जवाब में पहले अमन है वो कांग्रेस को दमन क्यों लगता है? नहीं, मैं बता, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए अब भारत की इज्जत का सवाल है, अब हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय की इज्जत का सवाल है। भारत सरकार ने एक कदम उठा दिया। देखिए हम आप नमो नीति कहते हैं, को आपस में कह सकते हैं विरोध कांग्रेस कर रहा, मुफ्ती कर रहे, ये यहां हम बैठ के करते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर आप सोचें तो जो खबरें हैं, जो बातें हैं, वो एक भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। अब जब उठा लिया है, सही है गलत है, हम आपस में बाद में इस पे डिस्कस करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में, लेकिन अभी हमारे पूरे भारत का, पूरे भारतीयों का, यहां धर्म भी नहीं आता कि हिंदू है कि मुस्लिम है, कौन है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो कदम उठ गया है उसको पूर्णतया सफल बनाना है। अगर इसमें कहीं भगवान न करे ऐसा हो, 0.01% चांसेस भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं हम असफल हो गए तो आप इसका दूरगामी परिणाम नहीं समझ पा रहे हैं। ऑल वर्ल्ड लेवल पर क्या होगा, भारतीय नीति या भारत की सरकार या भारत की इज्जत कहां जाके गिरेगी। तो सबसे पहला तो ये क्लियर होना चाहिए कि अब ये मैटर इस पर नहीं है, अब ये हर एक भारतीय का, हर एक हिंदुस्तानी का, वो किसी भी पार्टी का हो, इसके लिए सबसे पहले कि हमको सबको एक मिलना है। और उस मिलने में जो रुकावट आ रही है, जैसा आपने गुलाम नबी आजाद कहा या राहुल गांधी का नाम लिया या एक नाम ले लिया नमो नीति, जैसा भी जिलानी साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन मैं जो कमी देख रहा हूं ये हो कि चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो उनके प्रवक्ता हो, जब बात बोलते हैं अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय लेने की होड़ में, आपने किया इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया जानती है, लेकिन जो साथ में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप कर दिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं आग लग रही है। मेरा ये एक मिनट करूं, मैं आ रहा हूं आप लोग पास। मेरा ये मानना है बिल्कुल ठीक है, आपने किया और वाह वाह, पूरा देश वाह वाह, हर भारतीय कर रहा है, सब चाहते थे, लेकिन अगर कोई विरोध कर रहा है, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, या कांग्रेस हो या गुलाम नबी आजाद, कहीं ना कहीं अब हम भारतीयों की ये जिम्मेदारी बनती है, खासकर भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हम उनको कहीं ना कहीं मिल बैठ कर, समझ कर, एक मत होकर, जो प्लान, अब आपके प्रश्न का जवाब आता है कि जो ये कि एक नई नीति बन रही है, कहीं ना कहीं धन वर्षा होगी, ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम उन कश्मीरियों के मन को, दिल को जीतें, और वो बात से ही जीत सकते हैं, वो व्यवहार से ही जीत सकते हैं। अगर कहीं वहां हम लाख प्रयास करें, लेकिन आग लगाने वाले अलगाववादी तत्व हों या चाहे राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां वहां की हैं, वो अगर हमसे साथ पैर से कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़ी हुई और उन्होंने आग लगाने का प्रयास किया, तो ये हमारे राह में रोड़ा बनेंगे। तो मुझे ये लगता है कि सरकार की सर देखिए, नहीं बहुत अच्छा आप कह रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना सर, अगर वो इतनी आसान होती तो कब का हो गया तो होता। ये कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर सर देश में 1.5 लाख लोगों का मुंह बंद कर दिया था, जेलों में ठूस दिया था। उस वक्त
कांग्रेस को या ये बताने वाला जो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कोई नहीं था कि भाई लोगों को साथ लेकर के इमरजेंसी लगा लो या विपक्ष की भी सुन लो। तो आज जो हालात है, एक बड़ा फैसला हुआ है और ये तो उस तरह का जबरदस्ती भी नहीं हुई है। तो जिस तरह का फैसला हुआ उसमें आपको लगता है कि विपक्ष इस कदर सहयोग करेगा कि उसको बिठा करके और उससे बात करें जैसा कि उसका रुख है, और जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का वो खुद शिकार बन रहा है। वही यही बोलना चाह रहा था कि पाकिस्तान दूसरा मैटर है। हमने क्यों कहा ये बात कि अब हमें मिल के लड़ना है। अगर हमें आपस में चलिए यासीन जान जवाब दीजिए, मतलब अनिल जी के सवाल को आप समझ गए ना, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ संजीव जी के पास। जी देखिए, मैं मिश्रा जी आपको एक चीज़ बता दूं कि आज शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो एक हम लोग पिछले 10-15 दिनों से कश्मीर को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि कश्मीर के क्या हालात हैं, कश्मीर में कैसा चल रहा है, और जो कांग्रेस और लाइक माइंडेड कांग्रेस के आप जैसे जो लोग हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। हम नहीं स्वागत कर रहे हैं। अरे सुनिए, अरे पत्रकार महोदय आप सुनिए तो सही, मैं आपको मैं पत्रकार महोदय सुनिए आप। देखिए, आज हम सबसे ज्यादा कहाँ कह रहे थे, हम कहते करगिल और द्रास के इलाके में बहुत हालत खराब है, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। तमाम आप पत्रकारों की बात सुन लीजिए कि नहीं करगिल में तो कुछ नहीं होगा। आज करगिल से एक बहुत अच्छी न्यूज आई है। करगिल के बड़े नेता इनायत अली आज भाई भारत का एक जो सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी के नेता रहे वो हमेशा से, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आके अपने तमाम दल बल के साथ, ये नहीं कि अकेले आए, और उन्होंने कश्मीर से आके, करगिल से आके, जिसको आप समझ रहे थे कि बेहद खतरनाक माहौल है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो चिंगारी वहां डाली गई थी, जो एक कोशिश करने के लिए तैयारी की गई, जिस पे सबने सवाल उठाया, अब वो धीरे धीरे वो एक फूल की तरह बढ़ रही है। लोगों में जो मोहब्बत, इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा का जो पैगाम देने की हमारी सरकार ने, एक मजबूत इरादे वाले वजीर आजम ने, जो अपने किसी भी बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्होंने जो लोगों से कहा है उसकी शुरुआत होने लगी है। आज करगिल से आए हैं, कल कश्मीर घाटी से, श्रीनगर से आएंगे, अनंतनाग से आएंगे, बारामूला से आएंगे। आपको पता है अनिल जी क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूं? क्योंकि वहां का युवा, सुन लीजिए, आप ऑब्जेक्शन बता दीजिएगा, सुन लीजिए, ऑब्जेक्शन का स्वागत है। यही कहना चाह रहा था मैं, ऑब्जेक्शन का स्वागत करता हूं। आप एक मेरी बात समझ दीजिए कि क्यों इस तरह की चीजें अच्छी लग रही हैं। क्योंकि कश्मीर के हालात पिछले 30 साल से जिस तरीके से जो लोग वहां लगे हुए थे, काम कर रहे थे, और आपने भी बड़ी लंबी पत्रकारिता करी है, आपने भी श्रीनगर को जरूर कभी ना कभी कवर किया होगा, आपने देखा कभी हालात बदले नहीं। आज जब से 370 और 35A खत्म हुआ है, आप एक जान बता दीजिए जो हलाक हुई है सिविलियन की, नहीं हुई है। तो आखिर क्या फर्क आ गया? क्यों जब मैं पूरे के पूरे सूबे में जब सारा सिस्टम था तो कैसे सिविलियन मारे जा रहे थे, बहुत अच्छे हालात थे, क्यों 42,000 लोग हलाक हुए? एक छोटा सा ब्रेक सर, यासीन जी साहब एक ब्रेक लूंगा। अनिल जी आपकी बात की पूरी इज्जत करते हुए आपके सवाल को मैं दूसरों तक भी ले जाऊंगा।